गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 252 है और ये टेस्ट सीरीज यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 252 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है करंट अफेयर्स का। भारत की अध्यक्षता में G20 की संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। भारत की अध्यक्षता में G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई मध्य प्रदेश में। ए है इसका आंसर। देखिए, G20 की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुई और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने की और अभी हाल ही में चल रही है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है मेड काउ डिजीज किसके कारण होती है? ये मेड काउ डिजीज फंगस, प्रोटीन, जीवाणु, विषाणु। मेड काउ डिजीज ये होती है प्रोटीन के कारण। बी है इसका आंसर। देखिए, मेड काउ डिजीज को बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का अपक्षी संक्रामक और धीरे धीरे विकसित होने वाला और घातक संक्रमण है जो वयस्क मवेशियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बीएससी एक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, बीएससी मतलब बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे सामान्य रूप से प्रियॉन कहा जाता है। यह कोशिका की सतह पर पाया जाता है जब सामान्य प्रायन प्रोटीन एक असमान प्रायन प्रोटीन में बदल जाता है जो हानिकारक होता है। तो मवेशियों में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि न्यू स्टार्ट, यानी इसे स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्ष 1991 में किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था? इसको किया गया था यूएसए और रशिया, यानी सोवियत संघ, रूस। बी है इसका आंसर। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि न्यू स्टार्ट यानी स्टार्ट 1 के नाम से इसको जाना जाता है। इसको वर्ष 1991 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ रूस के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था और यह संधि लागू हुई थी वर्ष 1994 में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन पॉलिटी का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य जो है वो मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार उपायों हेतु उपाय करता है? संरक्षण और सुधार हेतु उपाय करता है अनुच्छेद 42, 32, 40, 48। देखिए, आर्टिकल 32 को तो हटा दीजिए, इसमें मौलिक अधिकार हैं, संविधान की हृदय आत्मा। और यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 48। और ये जो है आर्टिकल 30 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है और ये चीज़ जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है। देखिए, अनुच्छेद 48 के तहत राज्य मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार हेतु उपाय करता है, साथ ही गायों तथा बछड़ों के सहित अन्य दुधारू व वाहक मवेशियों के वध को प्रतिबंधित भी करता है। अर्थात इस संदर्भ में गाय के गोबर से बने जैविक उर्वरकों के उपयोग से बहुत सहायता प्राप्त होगी और अनुच्छेद 48 में दिया गया यह प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित कोशम स्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, चंपा। कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। सी है इसका आंसर। देखिए, इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित कौशम स्थान को प्राचीन काल में कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था, जो यमुना नदी के तट पर बसा था। ऐतिहासिक युग में प्रारंभ में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी, जहां उदयन का राज्य था और इस नगर में बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश दिया था और घोषित राम विहार यहाँ का प्रमुख विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने कराया था।
यह है साइंस का प्रश्न। अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में निर्मित अनेक विभंग तथा दरारों में जल भर जाने से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? यह है ज्योग्राफी का प्रश्न। कौन सी झील है वो? रिफ्ट वैली लेक, रेजिडुअल लेक, रिफ्ट लेक या अर्थक्वेक फॉर्म लेक? क्या है इसका आंसर? Which type of lake is formed due to the filling of water in many fractures and cracks created in the earth crust due to the horizontal movement generated by the endogenic force? तो इससे जो झील बनती है वो बनती है भ्रंश झील यानी रिफ्ट लेक, सी। देखिए, अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचरण के कारण भूपटल में निर्मित अनेक विभंग तथा दरारों में जल भर जाने से जो झील का निर्माण होता है वो है भ्रंश झील, रिफ्ट लेक। और इस प्रकार की झीलें लंबाई में अधिक लेकिन संकरी और गहरी होती हैं, साथ ही इनके किनारे जो है वो खड़े डाल वाले होते हैं। भ्रंश झीलों के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट लेक्स, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेन एंड्रियास झील तथा क्रिस्टल स्प्रिंग झील, और अफ्रीका की एडवर्ड झील, ताना झील और टंगानिका झील। नंबर 7 पर आ जाइए। पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली क्षैतिज पवनें किन कारकों का संयुक्त परिणाम होती हैं? दाब, प्रवणता, प्रभाव, घर्षण बल, कोरियोलिस बल, सभी? सभी के द्वारा ही होती हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली क्षैतिज पवनें दाब, प्रवणता, प्रभाव, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, इन सभी का संयुक्त परिणाम होती हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है और वायुमंडलीय दाब के विभिन्नता के कारण बल उत्पन्न होता है, जिसके संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं, तो डी करेक्ट है। नंबर 8 पर रजिए। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में रखी हुई है? ये रखी है राजकीय संग्रहालय लखनऊ में, बी है इसका आंसर। लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में स्थित है, जो कि एक विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय जिसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और यह संग्रहालय कानपुर विश्वविद्यालय से शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी लखनऊ के इसी संग्रहालय में रखी हुई है। उत्तर प्रदेश के भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1975 में, अगस्त 1975 में। देखिए, हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान युवक और युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में की गई। और अकादमी द्वारा अभिनय, निर्देशन, रंग तकनीक और नाट्य साहित्य विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। और वर्ष 1988 में, यानी कुछ वर्षों के बाद 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई, ताकि अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों का पलायन रोका जा सके, वो भारत में रहें। 10वां प्रश्न है, प्राचीन काल में स्तूप शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में, ऋग्वेद में, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में? बौद्ध धार्मिक ग्रंथों से भी पहले ये मिलता है ऋग्वेद में, रामायण में भी है उसके बाद। देखिए, स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जहाँ अग्नि की उठती ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। शुल्क यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मृदा का ऊंचा टीला बनाने की बात कही गई है, तो शुक्ल यजुर्वेद में भी है। और रामायण के अनुसार महापुरुषों तथा सम्राटों की स्मृति में चैत्य यानी स्तूप निर्मित किए जाते थे, तो सबसे पहले कहाँ हो गया? ये ऋग्वेद। बुमचू फेस्टिवल है, बुमचू फेस्टिवल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये बुमचू अरुणाचल का नहीं है, बुमचू उत्तराखंड का नहीं है, बुमचू लद्दाख का भी नहीं है, बुमचू है सिक्किम का, तो इनमें से कोई नहीं, डी है इसका आंसर। देखिए, बुमचू महोत्सव एक वार्षिक पवित्र फूलदान अनुष्ठान है जो ताशेदिंग मठ में मनाया जाता है। ताशेदिंग मठ कहाँ पर है? सिक्किम में। ताशेदिंग मठ सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। और तिब्बती भाषा में बुमचू का अर्थ क्या होता है? पवित्र जल का बर्तन। और इस जल को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है।
12वां प्रश्न है साइंस का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो लोहा है वो पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो तांबा है पौधों में विटामिन ए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कौन सा सही है? देखिए, पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बोरोन आवश्यक होता है, ना कि लोहा। बाकी विटामिन ए के संश्लेषण के लिए तांबा आवश्यक होता है। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है लोहा, और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बोरोन, विटामिन ए के संश्लेषण के लिए तांबा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है नीदरलैंड के हेग में। ए है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों के मामले को सुनता है, और वो वर्ष 1945 में स्थापित किया गया, और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। कई बार चर्चा हो गई इस पर। तो नासा का मैगलन मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैगलन मिशन किसका है? अपने आप में ये भी एक प्रश्न है। तो नासा का संयुक्त राज्य अमेरिका का शुक्र ग्रह से संबंधित है, ये वीनस। देखिए, शुक्र ग्रह हेतु नासा का मैगलन मिशन सबसे सफल प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में से एक है, और यह शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, और इस मिशन को 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। आपको ज्ञात हो कि शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है। ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है दिन का उसका, रात में बहुत ठंडा हो जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है वहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, उसी के चक्कर में बहुत गर्म रहता है वो। ठीक है, सूर्य से जितनी भी आती है विकिरण के माध्यम से सबको अवशोषित कर लेती है, वो गर्म कर देती है पूरे ग्रह को, तो जीव संतति पैदा ही नहीं हो सकती वहाँ। 15वां प्रश्न है जापानी एन्सेफेलाइटिस के संदर्भ में विचार करेंगे। यह एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में जलन पैदा करता है, और यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में जलन पैदा कर सकता है। यह फ्लेवी व वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है जो डेंगू, पीत ज्वर यानी पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण है, और यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। और ये जो मच्छर है मुख्य रूप से धान के खेतों में और जलीय वनस्पतियों से भरपूर बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। माइमुसेमिया सिलोनिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। माइमुसेमिया सिलोनिका एक दुर्लभ कीट की प्रजाति है, और इसे कलक्कड़ मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पहली बार देखा गया है भारत में। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और इसको अभी तो तमिलनाडु में देखा गया है, लेकिन कम से कम 127 साल पहले इसको कहीं नहीं देखा गया, केवल श्रीलंका में देखा गया था। तो सी है इसका आंसर। तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने कलक्कड़ मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट की प्रजाति खोजी या पाई। इसे आखिरी बार 127 साल पहले 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। और माइमुसेमिया सिलोनिका एक कीट की प्रजाति है जो उपप्रजाति अग्रिस्टिन और नेक्टुइडे समूह से संबंधित है। तो कीट की प्रजाति तमिलनाडु में देखी गई। 17वां प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? पहली तो नहीं थी, 5वीं गरीबी उन्मूलन, 8वीं थी 8वीं। तो यह योजनाएं जो दी हैं विकल्प में, पहली जो है आर्थिक विकास पर, तीसरी कृषि विकास और वृद्धि, 5वीं रोजगार और गरीबी उन्मूलन, और 8वीं उद्योगों का आधुनिकीकरण और मानव विकास। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने सभी विकास के प्रयासों के मूल के रूप में मानव विकास को मान्यता दी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को शुरू की गई थी। 18वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्रांति, सूची 2 में उस क्रांति किसके लिए? जैसे कि धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति।
तो लाल क्रांति हो जाएगी इसमें टमाटर और मांस उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ए का 4 बी का 1, वैसे तो ये एक से ही एलिमिनेट हो रहा है, सी का 3 डी का 2। ठीक है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज औषधि और झींगे का उत्पादन, रजत क्रांति अंडे का उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव, सभी। ये तो सारे ही हैं, डी है इसका आंसर। तो इसको पढ़ सकते हो आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, और बफर स्टॉक। भारत में जो बफर स्टॉक है वो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बनाए रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस किस में फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है? सीडी प्लेयर, स्मोक डिटेक्टर, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के लिए रिसीवर। फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है स्मोक डिटेक्टर में, लेकिन केवल दो वाला स्टेटमेंट तो कोई है नहीं, विकल्प नहीं है। सीडी प्लेयर में भी किया जाता है, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के रिसीवर में भी किया जाता है, सभी में किया जाता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में सभी ही सही हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, प्रकाश की तीव्रता को सटीक रूप से मापने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। फोटो डायोड का उपयोग सीडी प्लेयर, स्मोक डिटेक्टर, चिकित्सा उपकरण और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के रिसीवर में किया जाता है, जो एयर कंडीशनर से लेकर टीवी तक सबको संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये 20 प्रश्न थे, इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा आरओ की परीक्षा का, और दिसंबर तक ही एग्ज़ाम हो जाएगा।